इंतखाबी हलचल जोरों शोर से अब जारी है, शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल से श्रीनगर के 2 रोजा दौरे पर होंगे। दोनों पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ये 2 रोजा दौरा कल से शुरू हो रहा है। पार्टी की आला क़यादत मकामी रहनुमाओं से मुलाकात करके इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करेगी। यानी कि अब जो है तमाम तर पार्टियां जुट चुकी है कि किस तरह से ये इंतखाबात, ये इलेक्शन वो लड़ेंगे। ऐसे में ये कोशिश भी रहेगी कि अलायंस किया जाए। यहाँ पर ये बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस चाहती है जो इंडिया ब्लॉक है वो दिखे, उसकी ताकत दिखे इस असेंबली चुनाव में भी। ये क्या मुमकिन हो पाएगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ आएगी इस असेंबली इलेक्शन में? लोकसभा का इक्वेशन एक अलग होता है, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि पीडीपी और एनसी साथ नहीं हो पाए। ऐसे में असेंबली इलेक्शन की जो पूरी इक्वेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, लोकसभा से वो काफ़ी अलग होती है। तो ऐसे में क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खास तौर से वर्कर्स है वो ऐसे किसी अलायंस के लिए तैयार हो भी पाएंगे कि नहीं? कांग्रेस की ये कोशिश है कि बीजेपी मुखालिफ जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एडवोकेट आदित्य गुप्ता, पीडीपी लीडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस लीडर जगदीप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले तो जगदीप साहब आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। कोशिश ये कि इस असेंबली चुनाव में भी जो पार्टियां बीजेपी के मुखालिफ है, अगेंस्ट है, उनकी ताकत दिखे। पर क्या ये मुमकिन है? आपको क्या लगता है कि जमीनी सतह पर जो चाहे कांग्रेस के ही वर्कर क्यों ना हो, क्या वो इस चीज के लिए तैयार है? उत्तरा जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली तो बात ये कि माननीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रेरणा स्रोत, और उनके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आमद को लेकर समुच्चे जम्मू कश्मीर का न केवल हर पार्टी कार्यकर्ता बल्कि एक आम जन भी जो सेकुलर सोच रखता है, जो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित है, जो चाहता है कि विगत एक दशक से जो उसके लोकतांत्रिक अख्तियारों से उसे महरूम रखा गया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम आदेश के बाद जब वो समय आया, तो ऐसे में राहुल गांधी जी की आमद को लेकर एक बड़ा जोशो खरोश और एक बड़ा उत्साह है। यहां तक सवाल आपने पूछा कि गठबंधन को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी एक आम कार्यकर्ता की, अगर मैं सही हूं, यही सवाल आपका। जी बिल्कुल। पहली तो बात, जो जनाक्रोश है ना, वो ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे कैसे रहेंगे या विधानसभा चुनाव के मुद्दे कैसे रहेंगे। ये सच है कि जम्मू कश्मीर के लोग भुक्तभोगी हैं, पीड़ित हैं। विगत 10 वर्षों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से यहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही और इस दौरान जिन तुगलकी फरमानों से यहां की जनता को दो चार होना पड़ा, वो यहां के लोग नहीं भूले हैं। मसलन स्मार्ट मीटर्स तक पहुंच बनाते बनाते 4 तरह के अलग अलग मीटर्स लगाए गए, लाखों रुपए के बिल आने शुरू हो गए लोगों को। टोल प्लाजास की आप बात कर लें, उस पर बड़ा विरोधा प्रदर्शन यहाँ पे जो है वो रहे। इनके अतिक्रमण विरोधी अभियान की बात कर लें, पेपर लीक की बात कर लें, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों के एक लंबी जद्दोजहद की बात कर लें, तो एक बड़ा जनाक्रोश जो है वो लोगों में है। और निश्चित तौर पर यही मूलभूत कारण बनेगा गठबंधन का। तो और आपने देखा होगा, तो आपको लगता है कि गठबंधन जो है मुमकिन हो पाएगा? किन पार्टियों के दरमियान कांग्रेस चाहती है कि, या ये मुमकिन हो पाएगा कि कांग्रेस से इत्तेहाद कर पाए, गठबंधन हो पाएगा? देखिए, जब तमाम सेकुलर जमातों की सोच एक हो और मकसद एक रहे कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उन जन विरोधी सोच होना, एक आइडिया होना, वो एक चीज है, लेकिन उसके बाद भी ये पार्टियां साथ आ पाना ये फिर अलग हो जाता है जब ऑन ग्राउंड हम बात करते हैं। वो हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा था। आदित्य साहब से इस पर रिएक्शन चाहूंगी। आदित्य जी, कोशिश पहले भी रही थी कि पीडीपी भी साथ आ जाए, ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब आपको क्या लगता है? देखिए, हम कभी भी इंडिया अलायंस के बाहर नहीं निकले थे। ये इस बार भी जो ओनर्स है वो कांग्रेस पे है। हम इंडिया अलायंस के सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये गांधीयन आइडियोलॉजी है। आपने पूछा सोच, तो ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। ये लड़ाई है गांधीयन आइडियोलॉजी वर्सेस गोडसे आइडियोलॉजी।
पर मेरा यही जो सवाल है, गांधी क्या आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी काफी है पार्टियों के एक साथ आने में? क्योंकि फिर हम देखते हैं कि अमली तौर पर ये हो नहीं पाता है। फाउंडेशन है मुंजा, फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन जो है एसेंस होता है, वो है रीजन जिसकी वजह से कोलिशन इज पॉसिबल। हम हैं वहां पर, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द सीनियर लीडरशिप, दैट इंक्लूड्स लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो हैं, और प्लस यहाँ पर जो अलायंसेस है, हमारी पार्टी के सदर हैं वो यहीं पर हैं। ये मीटिंग्स हो सकती हैं एंड कैन बी वर्कड ऑन, क्योंकि एक लार्जर गोल इस टाइम पे है, क्योंकि ना सिर्फ कश्मीर में बट जम्मू में ज्यादा नुकसान हुआ है। एंड ये चीज को बकायदा कांग्रेस भी समझती है कि ज्यादा नुकसान जो हुआ है इस पिछले 5 साल में वो जम्मू में ज्यादा हुआ है। बावजूद इसके जो है जितनी जम्मू की भी सीटों पे लोकसभा में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। नहीं, इफ यू लुक एट दी 2019 का फिगर और अब वाले फिगर में, अगर आप असेंबली इलेक्शंस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 25 नहीं आ सकती बीजेपी की। बीजेपी इज गोइंग डाउन टू 10 और 12 अगर उस डेटा पे जाओ, बिकॉज उनका भी तो मैंडेट कम हुआ है, 1,00,000-1,25,000 की लीड पर खत्म हुआ है। एंड 2024 इलेक्शन में भी अगर आप देखें तो वो फैक्टर्स बड़े प्रोमिनेंट थे अक्रॉस द कंट्री। एक, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन, और दूसरा अयोध्या। तो जम्मू में जो वोटिंग हुई थी मेजोरिटी, उसमें कोई देयर इज नो सेकंड थॉट, काफी लोगों ने वोट मंदिर के नाम पर दिया था। बट जब असेंबली की बात आएगी, एक अनरेस्ट है, बिकॉज वो बेसिक जम्मू की जो अपनी आइडेंटिटी है उसको क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, 5 MPs विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन सेंट्रल पार्लियामेंट, बट these 20-25 MLAs from Jammu itself or 40 MLAs from Jammu itself will make a lot of difference, क्योंकि उससे जो जम्मू में अनरेस्ट हुआ है, बी इट द कैंसिलेशन ऑफ दरबार, जैसे मेरे दोस्त जगदीप जी ने बोला कि कुछ चीजें मेंशन की, मैंने इन चीजों को नवरत्न कहा हुआ है। बीजेपी की नवरत्न देन है ये हमें, माफिया राज उसमें से एक है, दरबार मूव, ये सब कुछ वो हैं। तो उन चीजों को जी ये बता दीजिए, जो बीजेपी जो जम्मू में सूरत हाल है, ऐसे में कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ेगी तो क्या लगता है आसान होगा, या आप अभी भी समझते हैं कि जो लोकसभा में रिजल्ट्स आए जम्मू को लेकर के, तो पकड़ अभी भी बीजेपी की मजबूत है? Murtada ji, that's what I just would like to let you know. Comparatively, if you will see the difference between the vote share, तो that was quite amazing, जो अभी बात आदित्य जी ने भी की। और दूसरी बात देखिए, मैं फिर वही चीज कहना चाहूंगा, जब तमाम सियासी जमातें एक मत होकर सेकुलर सोच को प्राथमिकता देते हुए किसी गठबंधन में शामिल होती हैं, तो प्राथमिकता कहीं पर भी सीट शेयरिंग जो है वो नहीं रहती। वहां पर एकमात्र लक्ष्य यही रहेगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बड़ी ठगी हुई है, उनके लोकतांत्रिक अख्तियारों का हनन हुआ है, बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर अव्वल चला गया, माफियाज की बात अभी ये करके हटे हैं, फिर चाहे वो खनन माफिया हो, भू माफिया हो या शराब माफिया हो, तो इतनी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर काबिज सरकारों के होते हुए हुई, और भ्रष्टाचार उसमें एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी मुर्तजा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, दरअसल जो भाजपा के नेता थे, आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, जम्मू कश्मीर का अगर आप लोकतांत्रिक इतिहास देखें, तो भूमि आंदोलन से पहले भाजपा का केवल एक विधायक हुआ करता था। भूमि आंदोलन में यह संख्या 1 से 11 हुई। तदोपरांत जब वो तथाकथित मोदी लहर, जिसका ये हवाला देते हैं, उस दौरान वो 11 विधायक 25 में बदल गए, जो कि इनकी एक्सट्रीम अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद ये जन अपेक्षाओं को संभाल नहीं पाए, लोगों के साथ कांटेक्ट जो है उसको बनाए नहीं रख पाए, क्योंकि सत्ता पहली बार हासिल हुई थी, और सत्ता लोलुप जो है वो इस तरह से इनके सर चढ़कर बोला कि लोगों के साथ इनका जो रास्ता था वो कट गया। और यही कारण है कि आज भाजपा जो है अगर मैंडेट देने जा रही है, तो सुनने में ये आ रहा है कि 90% सीटों पर जो है नए चेहरे होंगे, क्योंकि वो जो पुराने चेहरे थे वो चले हुए कारतूस जो है उनको जनता लेकिन ये लगा बात चुकी है। आप भी समझते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने स्टार लीडर्स के ही आगे करती हैं, जब चुनाव की बारी आती है तो बड़े लीडर का ही नाम उसमें होता है, और अक्सर ये देखा जाता है कि लोग भी जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में चाहे हम परसेंटेज की अगर बात करें, उसमें फर्क आ गया हो लोकसभा के चुनाव की जब हम बात करते हैं, लेकिन विन तो बीजेपी का ही था। फिर भी इस बार जो है, अब क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वो कोई अलायंस नहीं करेंगी, चाहे कोई भी नई पार्टी हो, इस बार वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि उनकी जो इस बार उनकी तैयारी अच्छी है तो वो जीत दर्ज करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू में कांग्रेस के पास ऐसा क्या एजेंडा है कि वो जम्मू के लोगों को अपनी तरफ खींच पाएंगे?
देखिए, आप इस दृष्टिकोण को सबसे पहले तो इसी से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के लिए विगत 3 महीनों से जनता के बीच है। हम समाज के हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति विशेष तक पहुंचे। हमने हर तरह के लोगों से बात की और लोगों की अपेक्षाओं को आगे रखते हुए हम उस घोषणा पत्र को निर्मित करने जा रहे हैं। रही बात, जैसे आपने कहा कि भाजपा कहती है हम अलायंस नहीं करेंगे या भाजपा जो है वो जुड़ेगी नहीं, लेकिन ये आज के दौर में जो एक आम वोटर है वो सब समझता है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की तो ये बुखारी साहब को एक तरह का बी पार्टी बनाकर साथ लाए, फिर सज्जाद लोन साहब आए, फिर गुलाम नबी आजाद साहब आए परोक्ष रूप से। आज जब वो तीनों के तीनों बड़ी छोटी जो रिवायती पार्टियां थी या जिन्हें हम कहें रीजनल पार्टीज थी, जब वो एक्सपोज हो गई और उनको सपोर्ट करने के बाद भी जब कश्मीर में इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब भाजपा का ये राग अलापना कि हम अकेले लड़ेंगे, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं जो बात पहले कह रहा हूं मैं फिर से वही दोहरा दूं, मैंने स्टार चेहरों की बात नहीं की। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर भाजपा 90% जो पहले के कैंडिडेट थे, जो जीते भी थे या जिनकी बड़ी अच्छे मार्जिन से जिन्होंने वोट लिए थे, अगर उनको तब्दील कर रही है और नए लोगों को ला रही है, तो वो ये बताता है कि परिस्थितियां क्या है और किस तरीके से जनापेक्षाओं का गला रेता गया। चलिए ठीक, हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर शमशाद शाह साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका शमशाद साहब। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि अलायंस मुमकिन हो पाए। पीडीपी और एनसी के साथ आने के कितने इम्कानात हैं? देखिए, खासकर जो जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन जैसे ही अनाउंस हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जिस तरीके से पहले से ही लोगों के बीच में रही है और हर वक्त जो है इलेक्शन फेस करने के लिए तैयार रही है, तो आज काफी दिनों से लगातार जो डेलिब्रेशंस चल रही हैं हमारे अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस करने की, और उसके अभी जो 2 दिन पहले जो है अलायंस का एक जो सिलसिला जारी हुआ है, हमारे जो हाई कमांड है जो वो लगातार जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। जो भी कोई फैसला जो है आता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर वर्कर को जो है सर आंखों पे होगा। फैसला अगर आता है कि पीडीपी के साथ भी अलायंस होना चाहिए, अगर कांग्रेस के आला कमान की तरफ से ये भी एक इशारा मिलता है, तो उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैडर है वो तैयार है, वो तैयार हो पाएगा? कंप्लीटली जो एक सिपाही होता है वो अपने कायद के उन जो डिसीजंस हैं उनको हमेशा जो है खैर मकदम करता है, और हम एज सिपाही जो है हर वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है वो तैयार रहेगा किसी भी फैसले को ऑन करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अगर अलायंस यहाँ पे होता है तो वो अलायंस जो है जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा वो अलायंस वहाँ की स्ट्रेंथ को देख के, जिस पार्टी का भी बेस होगा उस बेस को देख के। ठीक है, ये बता दीजिए जो कयास आ रहा है, जो रूमर्स है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी के साथ भी अलायंस कर सकती है, इसके क्या इम्कानात है? क्योंकि जिस तरह से चाहे फारूक अब्दुल्ला का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रहा था वो क्वॉश हो चुका, उसके बाद जो बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से आए थे कि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, तो ऐसा कयास आराइयां की जा रही थी कि क्या ये मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है अलायंस को लेके, और ये बात जो आप कह रही है ये लगातार कहीं ना कहीं एक र्यूमर जो है फैलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और खासकर ठीक है अदिति जी, इस रूमर पर अगर ये जो कयास आराइयां हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मुमकिन है कि बीजेपी के साथ आ सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? आदित्य जी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। जगदीप जी हमारे साथ बने हुए। जगदीप जी, कोशिश ये है, राहुल गांधी की ये कोशिश है कि जो भी बीजेपी मुखालिफ पार्टियां हैं वो एकजुट हो पाए। ऐसे में जो नाम बड़े सामने आते हैं पार्टी के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से जो ताल्लुकात है वो पहले से ही काफी स्ट्रांग रहे हैं। ऐसे में अगर ये बातें उठती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी साथ आ सकते हैं, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में आपको बता दूं कि ये वाकई एक अफवाह थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा का और भाजपा शासित प्रदेशों में या मरकजी सरकार की हम बात करें, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कई विपक्षी नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिन पर नाहक आरोप मढ़े गए, लेकिन बाद में कुछ नहीं निकला।
द सेम स्टोरी जो है वो यहाँ पर सामने आती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को ईडी का क्लीन चिट मिला। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आपको देखनी होगी कि जिस पार्टी का जो जनाधार है, खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको किसी भी कीमत पर वो वहां पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती जब उनके जनाधार विशेष में किसी पार्टी विशेष के प्रति जो है वो एक तरफ से एक अलगाववाद जैसी स्थिति हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता के अपनी बात पूरी करूं, ये सच है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वाजपेयी साहब के जमाने में हिस्सा रही है बीजेपी का। ये सियासी दौर में जिस तरीके से सियासी समीकरण बदलते हैं वो चीजें होती रहती हैं। भाजपा पीडीपी के साथ भी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रही, लेकिन आज जो स्थिति है समुचे प्रदेश के अंदर, जितना विरोधाभास भाजपा को लेकर है, ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा जो मुझे नहीं लगता बड़े आला दर्जे के पॉलिटिशियन हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। इस तरीके की बात का तो मुझे लगता है सिवाय एक अफवाह के और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि लोगों की क्या प्राथमिकता है, लोग जो है वो किस पार्टी को पसंद करते हैं और किसको नहीं करते हैं, उसके आधार पर ही जो है ऐसी सियासी तंजीमें फैसले लेती हैं। तो आप समझते हैं कि जो एक सिचुएशन हुई थी जब पीडीपी ने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, और उसके बाद जो सिचुएशन बनी है जिसका खमियाजा पीडीपी जो है अभी तक भुगत रही है, तो वैसी गलती शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ना करे। लेकिन शमशाद साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी कि अब अगर अलायंस होगा, क्योंकि देखिए ना महबूबा मुफ्ती जब उन्होंने कंटेस्ट किया लोकसभा इलेक्शन वो नहीं जीत पाई, उमर अब्दुल्ला भी बारामूला से नहीं जीत पाए, ऐसे में दो बड़े जो चेहरे हैं वो नहीं जीत पाए, तो जो अगर कांग्रेस के साथ अलायंस होता है तो उनका भी दावा अब बढ़ जाता है, इक्वल कंटेंडर्स वो भी होते हैं। तो सीट शेयरिंग के हवाले से अब क्या जो डायनामिक्स है वो चेंज होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान? देखिए, सीट शेयरिंग की जो बात है वो अभी तक जो बताया जा रहा है वो 12 सीट्स पे जो है कांग्रेस के साथ अलायंस हो रहा है। तो अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं मिली है कि किस सीट को जो है कांग्रेस को दिया जाएगा और कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी। लेकिन हमारा जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही दावा रहेगा कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पर इस वक्त ज्यादा मजबूत है वो सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जानी चाहिए, और जहां पर कांग्रेस जो है बहरहाल किस सीट पर किसका ज्यादा जो है दबदबा होगा वो तो डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी अलायंस की भी बातें होनी है। जगदीप साहब, ये बता दीजिए कि जब अब बात कर रहे हैं अलायंस की, ऐसे में डीपीएपी कहां पर है? गुलाम नबी आजाद को लाने की कोशिशें हो रही हैं? मुर्तजा जी, बिल्कुल मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक चीज से पहले बता दूं कि जो आपने पूछा था, पहले ये बात कर रही थी आप कि पीडीपी के साथ भाजपा का अलायंस, देखिए वो एक त्रिशंकु जनादेश था, खंडित जनादेश था जो एक वजह बना। लेकिन हकीकतन जो है बात मैं पहले कहकर हटाऊं कि जम्मू कश्मीर में जनता भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लेती है वो इसी से साबित हो जाता है कि कश्मीर की तीनों सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। रही बात गुलाम नबी आजाद साहब की, तो गुलाम नबी आजाद एक बड़े कदावर नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी ऐसी सियासी जमात होगी जो किसी नेता को दशकों तक पावर में रहने के लिए हर मौका मुहैया करवाए? और नहीं तो राज्यसभा में तो एक तरह की पक्की अपनी सीट लेकर गुलाम नबी आजाद साहब रहा करते थे, फिर एकाएक उन्होंने ये जो फैसला लिया अपने पॉलिटिकल कैरियर के आखिरी दौर में, वो फैटल साबित हुआ। आज स्थिति ये है कि गुलाम नबी आजाद साहब के वो तमाम उनकी पार्टी के बड़े नेता जो असल में कांग्रेसी थे वो वापस कांग्रेस में जो है एकाएक शुमार होना शुरू हो गए, और एक अभी भी लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त है जो ज्वाइन होना चाहते हैं। ये बात आपने जो आपने बात की कि बिल्कुल जो डीपीएपी के बहुत सारे लीडर हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और भी शायद जो है शामिल हो जाए कांग्रेस में। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो है तैयारी हो रही है कि गुलाम नबी आजाद वापस आ रहे हैं, और ये भी समझा जा रहा है जो विकार रसूल वानी को उनके पद से हटाया गया और उनकी जगह तारिक हमीद कर्रा आ गए, तो ये भी कहीं ना कहीं इशारा वहीं से था ताकि वो जो है वापस एंट्री कर सके कांग्रेस में। देखिए, ये फैसला तो आला कमान ने लेना है और आला कमान ही बेहतर जानती है कि उसका इस पूरे मामले पर क्या दृष्टिकोण है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज गुलाम नबी आजाद बतौर व्यक्तिगत नेता के तौर पर जो उनकी छवि है या बतौर अध्यक्ष अपनी पार्टी के, उनका सियासी वजूद जो है वो हाशिए पर सिमट गया है। तो अगर वो अपने वर्चस्व को बचाने के लिए कांग्रेस में
आने की कोशिश करते हैं, और हमारी आला कमान उस पर क्या फैसला लेती है ये तो वही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी पार्टी जो खास तौर से राष्ट्रीय स्तर की होती है, उससे कोई नेता कतई बड़ा नहीं होता, फिर चाहे वो तो कोई ये भी नाम बता हो। यानी दीजिए, आप पार्टी कह रहे हैं कि हमेशा गुलाम नबी आजाद ने जो अपनी एक छवि बनाई थी, जो उनका एक स्टेचर था, वो कांग्रेस से निकलने के बाद शायद कम हो गया। लेकिन क्या कांग्रेस को इस वक्त जरूरत है गुलाम नबी आजाद की? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला है, पीडीपी के पास महबूबा मुफ्ती है। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं कि आप किन को आगे करते हैं? देखिए, कांग्रेस का आप जो इसका डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है वो निकाल कर देख लीजिए। ये वो सियासी जमात है जिसने नेताओं को पैदा करने का एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहना कि सिवाय आजाद साहब के पार्टी को पास कोई चेहरा नहीं है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। और दूसरी बात, जहां तक आजाद साहब की अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात है, तो जितने भी उनके नुमाइंदे खड़े हुए, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। लोकसभा चुनाव जो अभी हाल संपन्न हुए, उनकी पार्टी का रिकॉर्ड कैसा रहा, कितना वोट शेयर उनको मिला, वही ये बताता है कि उनका सियासी वजूद मौजूदा समय में कैसा है। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि ये आला कमान का फैसला है। लेकिन जहां तक सवाल कांग्रेस में उन नेताओं का है जो लीड कर सके, तो उसमें कांग्रेस के पास कोई कभी नहीं है ऐसे नेताओं की जिनका जो तजर्बा, सियासी तजर्बा, या जिनकी जो छवि है जनता के बीच, वो बड़ी बाकमाल है। जी शमशाद साहिबा, ये बता दीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर चुनाव लड़ती है और उसमें जो मेन एजेंडा आपका जो मैनिफेस्टो आ चुका है 370-35 से रिस्टोर करने का है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 370-35 एक को लेकर के तो बात नहीं आई है। हाँ, स्टेटहुड को लेकर के जरूर मुद्दा आया है कि ये हमारा मेन एजेंडा है। इन दो चीजों को लेकर के क्या बात बन पाएगी, या फिर इन दो मुद्दों को अलग अलग ही रखा जाएगा? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है और अपना मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो में, अपने मैनिफेस्टो पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जो है स्टैंड रखेगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो उनका अपना एक अंदरूनी मामला है, वो किस हद तक किस मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें रखते हैं। लेकिन ठीक है, मैनिफेस्टो हर एक पार्टी में वो किस तरह से उसको तरतीब करते हैं, वो हर पार्टी का हक है। लेकिन ये बता दीजिए कि अब पीडीपी की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि प्रीपोल अलायंस हो सकते हैं कांग्रेस के साथ। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एकजुट हो पाएगी क्या? जो डिफरेंसेस है, जो पिछली बार भी देखे थे, उनको भुलाकर आगे जो है इस चुनाव में एक साथ हो पाएंगी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां जो है एकजुट होके, जो इस वक्त चैलेंज है खासकर भाजपा को बाहर रखने के लिए, सभी को एक स्टेज पे आना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सभी कंसेंसस सभी पार्टियों में होगा, और आने के कंसेंसस पे आने के बाद जगदीप साहब 370-35A पे क्या स्टैंड? देखिए, मैं इस पर एक बात बड़ी साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय अपने सियासी मफादों को भुनाने के आर्टिकल 370 को लेकर और कुछ नहीं किया। बात बड़ी स्पष्ट है, जब 35A संविधान में है ही नहीं, 238 और भाग 7 संविधान का पंडित जी के समय में हटाया गया, तो फिर 370 को लेकर इतनी गहमा गहमी किस बात की? नहीं, आप जिनसे अलायंस करने जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा ही 370-35 को रेस्टोर करना है, और जो पीडीपी की तरफ से बयान आया है वो भी इससे सहमत है। उनका भी लोकसभा में भी ये एजेंडा रहा था। तो कांग्रेस इससे क्या किनारा कशी कर लेगी, या फिर इस पर कमेंट ही नहीं देना चाहेगी और अपने स्टेटहुड वाले एजेंडे को लेकर ही चलेगी? 70 पर जहां तक मैं समझता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो एक अध्यादेश जो है वो पारित करें। इतना ही उन्होंने कहा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है वो ज्यादा बेहतर वही बता सकेंगे। जहां तक हमारी प्राथमिकता है, तो इस प्रदेश को रियासती दर्जा, जो कि इसका मौलिक और बुनियादी अधिकार है, पर उसका वादा तो बीजेपी भी कर चुकी है जगदीप जी। पार्डन? स्टेटहुड का वादा खुद बीजेपी भी कर चुकी है। मोर्तजा जी, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर गृह मंत्री साहब ने ये वादा किया, कितनी मर्तबा ये वादे हुए? वादा तो 2 करोड़ नौकरियों का भी था, 15 लाख खाते में आने का भी था। ये वो पार्टी है जिसका शीर्ष नेतृत्व जो है ऐसे नामालूम कितने वादे जनता से कर चुका है और बाद में मुकर चुका है। तो अब जबकि चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनाव तक अगर इन्होंने स्टेटहुड को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं की, तो क्या तवक्को करेगी यहाँ की जनता इनसे? और मैं एक चीज और आखिर में आपको बता दूं, आज तक हमने एक यूटी को
प्रदेश में तब्दील होते देखा है, लेकिन किसी चंगी भली रियासत को यूटी में तब्दील करते हुए ये पहला उदाहरण है इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर अब तक। तो निश्चित तौर पर जनता इससे प्रभावित है और इसका असर जो है चलिए ठीक। बहरहाल चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। हमारे तीनों मेहमानों का, जगदीप साहब, शमशाद साहिबा और आदित्य गुप्ता, तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।